आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल टॉपिक जिसको हम बायोमोलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। ठीक, तो बायोमोलिक्यूल्स एक बहुत ही इजी चैप्टर है जिसके रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और उस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स के लिए आसानी होती है उस क्वेश्चन को पिक करना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इजी पूछा जाता है। ठीक ना, तो चलिए हम बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। अगर हम डिफाइन करें बायोमोलिक्यूल्स को, हाउ डू वी डिफाइन बायोमोलिक्यूल्स? ठीक, if you look at the name of this topic, it is biomolecules and bio का मतलब होता है life। ठीक, तो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना, जिनकी वजह से एक सेल जो है वो फंक्शन करती है एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, वी नो कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसकी एग्जिस्टेंस पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द सेल। ठीक, और सेल जो है वो खुद डिपेंडेंट है इन लाइफ प्रोसेसेस के लिए केमिकल स्पीशीज के ऊपर, जिन केमिकल स्पीशीज को हम बायोमोलिक्यूल्स का नाम देते हैं। ठीक, सो इफ वी डिफाइन बायोमोलिक्यूल्स वी कैन सिंपली से बायोमोलिक्यूल्स आर द complex lifeless chemical substances which form the basis of life, ठीक, सो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो सेल्स के अंदर पाए जाते हैं जिनकी वजह से लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है ना, उन केमिकल कंपाउंड्स को, उन केमिकल सब्सटेंसेस को हम नाम देते हैं बायोमोलिक्यूल्स। ठीक, और बायोमोलिक्यूल्स की अगर हम बात करें, बायोमोलिक्यूल्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू क्लासेस। ठीक, नंबर वन इज ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स एंड नंबर सेकंड इज इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी है जिनकी वजह से लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर वी हैव टू डिस्कस, विल बी डिस्कसिंग नंबर वन कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक, इसी तरीके से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स इज प्रोटीन्स। इसी तरीके से we have nucleic acids, ठीक, similarly we have lipids, ठीक, इसी तरीके से we have some hormones, ठीक, similarly we'll be discussing vitamins। ठीक, और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें जो कि सेल के अंदर पाए जाते हैं, दे आर सिंपली मिनरल आयंस। ठीक, बहुत सारे मिनरल आयंस, बहुत सारे आयंस हमारी बॉडी के लिए जरूरत होते हैं, जैसे सोडियम है, सोडियम आयंस है, पोटेशियम आयंस है। ठीक, इसी तरीके से और भी बहुत सारे स्पीशीज हमारे पास हमारी सेल्स के अंदर होती है जो सेल की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, तो हमारे सिलेबस में विल बी गोइंग टू डिस्कस ओनली द ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स, हार्मोन्स एंड विटामिन्स। ठीक, और मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यूजुअली इन्हीं तीन में से पूछे जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक, तो हम इन्हीं तीन के बारे में यहाँ पे प्रॉपर डिस्कशन करेंगे और इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक के एग्जाम्स में उनके बारे में भी हम बात करते हैं। ठीक है ना, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। तो चलिए हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट्स टर्म जो है, पहली बात ये कि इट्स अ मिसनॉमर। मिसनॉमर का मतलब है कि इसका नाम जो है वो सही नहीं दिया गया है। ठीक है ना,
क्योंकि इसका नाम जो है वो ओल्ड डेफिनेशन के हिसाब से दिया गया था। ठीक, तो हम दोनों डेफिनेशंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नंबर 1 ओल्ड डेफिनेशन क्या थी कार्बोहाइड्रेट्स की, एंड नंबर 2 इसकी रियल डेफिनेशन जो है, एक्चुअल डेफिनेशन जो है वो क्या है। ठीक, तो सबसे पहले हम ओल्ड डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे। ठीक, ओल्ड डेफिनेशन। तो सबसे पहले जब कार्बोहाइड्रेट्स डिफाइन किए गए थे, इनको कार्बोहाइड्रेट्स का नाम क्यों दिया गया है? तो नाम से ही पता चलता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मतलब हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ठीक, सो दे वर एक्चुअली टर्म्ड एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। So they were considered to be the hydrates of carbon. Hydrates of carbon का मतलब क्या है? ऐसे compounds जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, so according to the old definition, carbohydrates are those biomolecules which contain carbon, hydrogen and oxygen. ठीक, and in which hydrogen and oxygen are present in the same ratio as they are present in water. ठीक, so that means अगर हम general formula carbohydrates का लिखें, they are represented by the general formula CX, ठीक, H2O1, H2OY. That means ऐसे compounds जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ लगा हो, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशो में प्रेजेंट होंगे? उसी रेशो में जिस रेशो में वाटर में वो प्रेजेंट होते हैं, दैट इज 2:1। ठीक है, सो ऐसे कंपाउंड्स को हम नाम दिया करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। सो सिंपली वी कैन डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड डेफिनेशन एज these are those biomolecules which contain carbon, hydrogen and oxygen, in which hydrogen and oxygen are in the same ratio as they are present in water, as they are present in water. ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सबसे कॉमन कार्बोहाइड्रेट की बात करें, ग्लूकोज। ठीक, एंड ग्लूकोज का फॉर्मूला सबको पता है C6H12O6, C6H12O6। ठीक, इसी कंपाउंड को मैं इस फॉर्मूला के हिसाब से भी लिख सकता हूं। आई कैन राइट इट लाइक दिस, C6H2O whole 6, C6H2O whole 6. ठीक, so we can see it is 6 into 2 12, 6 into 1 is 6. So that means the molecule glucose can be represented as hydrate of carbon. ठीक है ना? इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल हम सुक्रोज की बात करें, सुक्रोज का फॉर्मूला है C12H22O11, C12H22O11। ठीक, तो अगर मैं इस कंपाउंड को एज अ हाइड्रेट लिखूं, आई कैन राइट इट लाइक दिस, C12H2O11। ठीक, so you can see 11 into 2 22, 11 into 1 11, so it is C12H22O11। ठीक, so all those chemical compounds which can be written as the hydrates of carbon, they were called as carbohydrates। ठीक है ना? मगर जब हम इस डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं बाकी मॉलिक्यूल्स के ऊपर, ठीक, जैसे कि अगर हम लिखा है फॉर एग्जांपल वी हैव एसिटिक एसिड CH3COOH, CH3COH, we know this is a carboxylic acid जिसका नाम है एसिटिक एसिड। ठीक, तो अगर मैं इस एसिटिक एसिड का फॉर्मूला लिखूं, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखूं, आई कैन राइट इट लाइक दिस, कार्बन इसमें कितने हैं? 2 C2, हाइड्रोजन कितने हैं? 3 + 1 4, C2H4, ऑक्सीजन कितने हैं? 2 O2। ठीक, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं C2H2O whole 2s। ठीक, so I can easily write this compound as a hydrate of carbon। ठीक है ना? बट क्या ये एसिटिक एसिड एक कार्बोहाइड्रेट है? नहीं, इट्स अ वेल नोन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, सो दैट मींस अगर हम इस डेफिनेशन के हिसाब से जाए, ये डेफिनेशन इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि इस डेफिनेशन के हिसाब से कोई भी ऐसा कंपाउंड व्हिच एग्जिस्ट्स एज द हाइड्रेट ऑफ कार्बन कैन बी कंसीडर्ड एज अ कार्बोहाइड्रेट। ठीक, सो इफ यू लुक एट एसिटिक एसिड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ हाइड्रेट ऑफ कार्बन, बट एसिटिक एसिड इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, इट्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, इसी तरीके से कुछ ऐसे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो वेल नोन कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लेकिन जिनको हम एज हाइड्रेट ऑफ कार्बन रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक, मिसाल के तौर पर अगर हम लिखें रैमनोस,
रैमनोस, ठीक। रैमनोस इज ए कार्बोहाइड्रेट जिसका फॉर्मूला है C6H12O5, जिसका फॉर्मूला है C6H12O5। इसी तरीके से देयर इज अनदर वेरी वेल नोन कार्बोहाइड्रेट जिसका नाम है डीऑक्सीराइबोस, डीऑक्सीराइबोस, जिसका फॉर्मूला है C5H10O4, C5H10O4। Now, if you look at the formula of rhamnose and if you look at the formula of deoxyribose, ठीक, क्या हम इनको as hydrate of carbon लिख सकते हैं? Let's try। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं C6 then H2O, इसमें ऑक्सीजन कितने हैं? 5। So if I multiply it by 5 it becomes 5 to our 10, लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन 12 है, तो अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूं it becomes 6 to our 12, H12 आ गया, लेकिन O कितने आएंगे? 6 आएंगे। That means it cannot be represented as a hydrate of carbon। Similarly, अगर आप इसकी बात करें, if I write it like this C5H2O, if I multiply it by 4, then it becomes C5H8O4, but it is C5H10O4। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूं, it will become C5H10O5, but यहाँ पे O4 ही है। That means these well-known carbohydrates cannot be represented as the hydrates of carbon, ठीक है ना। इसी तरीके से तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इस डेफिनेशन के खिलाफ है वो ये कि कार्बन हाइड्रेट्स नहीं बनाता है। कार्बन हैज नॉट बीन फाउंड टू फॉर्म हाइड्रेट्स, ठीक है ना। सो दैट मींस ये नाम कार्बोहाइड्रेट्स इस डेफिनेशन के बेसिस पे दिया गया था जो कि सही नहीं है। दैट इज व्हाई आई यूज द टर्म दैट कार्बोहाइड्रेट इज ए मिसनॉमर, जो इसकी सही डेफिनेशन को एक्सप्लेन नहीं करता है, ठीक है ना। तो अगर हमें एक्चुअलिटी में कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन देनी हो सो हम उसको नई डेफिनेशन के बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन करेंगे, ठीक। सो वी विल बी डिस्कसिंग the second definition, that is the new definition of carbohydrates. So if we look at the new definition of carbohydrates, according to the latest definition, carbohydrates are defined as those substances which are optically active. So there are different conditions. Number one is वो substance क्या होनी चाहिए? They must be optically active, ठीक। And number second thing is that they must be polyhydroxyaldehydes or polyhydroxy ketones, ठीक, और those compounds which give these upon hydrolysis, ठीक है। So that means according to the latest definition we can define carbohydrates as those chemical substances which are optically active and are polyhydroxyaldehydes or polyhydroxy ketones, ठीक। So कार्बोहाइड्रेट होने के लिए पहली कंडीशन ये है कि वो क्या होना चाहिए? ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक। तो ऑप्टिकली एक्टिव किसको हम कहते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव से हम क्या समझते हैं? आपने आपके 12th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले ही चैप्टर में ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है ना। सो वहां पे आपने ये चीज देखी होगी कि ऑप्टिकली एक्टिव हम उन सब्सटेंसेस को कहते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं either towards the right or towards the left, ठीक है ना। So those substances which can rotate the plane of the plane polarized light either towards the right or towards the left, they are called as optically active substances, ठीक। और optically active होने के लिए क्या कंडीशन है? ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कंडीशन ये है मॉलिक्यूल मस्ट बी एसिमेट्रिक, ठीक। और मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक कब होता है? जब मॉलिक्यूल के अंदर एटलीस्ट एक कायरल कार्बन हो, ठीक। वहां पे आपने ये भी पढ़ा होगा कि कायरल कार्बन होना जरूरी कंडीशन नहीं है एक सब्सटेंस को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए, ठीक है। लेकिन जिस किसी मॉलिक्यूल में एक कायरल सेंटर होता है वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ठीक है। और अगर किसी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा कायरल सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो तो तब जाके भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहता है, ठीक है ना। सो यहां पे हमें ये याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। दैट मींस उनमें
एसिमेट्री प्रेजेंट होती है, ठीक। मिसाल के तौर पर अगर हम ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। तो यहां पे मैंने इसका स्ट्रक्चर दिखाया है CHO, CHOH, 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 CH2OH, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल की अगर आप बात करें, इसमें यू कैन फाइंड आउट दिस कार्बन नंबर 2, दिस इज अ कायरल कार्बन। क्यों कायरल है? क्योंकि इसमें एक लिंकेज ये है, दूसरा लिंकेज एल्डिहाइड है, तीसरा लिंकेज हाइड्रोजन है और चौथा लिंकेज OH है। दैट मींस दिस इज द कायरल सेंटर। ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है और ये भी कायरल सेंटर है। सो देयर आर 4 कायरल सेंटर्स, ठीक। और उसके बाद अगर आप इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं, यू फाइंड दैट इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होता है, इसमें कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है ना। सो द मॉलिक्यूल इज एसिमेट्रिकल, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। एंड नंबर सेकंड थिंग, उसमें क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी अ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। पॉलीहाइड्रोक्सी मींस इसमें एक से ज्यादा OH ग्रुप्स प्रेजेंट होने चाहिए और एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, ठीक। या इसमें बहुत सारे OH ग्रुप्स के साथ साथ एक कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक। तो अगर मैं ग्लूकोज को देखूं, ग्लूकोज में ये CHO ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है और 1 2 3 4 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स है। सो इट इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। एंड नंबर सेकंड थिंग इज दैट इट इज अगेन ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक। सिमिलरली अगर मैं एक सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट की बात करूं, दैट इज ग्लाइसिन एल्डिहाइड। तो ग्लाइसिन एल्डिहाइड ये है जिसमें एक CHO है, एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है और 1 और 2 OH ग्रुप्स प्रेजेंट है, ठीक। और साथ ही साथ यू कैन सी दिस कार्बन, इट कंटेन्स 4 डिफरेंट ग्रुप्स, एल्डिहाइड, CH2OH, H and OH. It's a chiral center. This molecule is optically active, so it fits in the definition. It's an optically active polyhydroxyaldehyde. This is an optically active polyhydroxyaldehyde. And if you look at this molecule, this is the structure of this fructose. Fructose, a very well-known कार्बोहाइड्रेट, फ्रक्टोज, ठीक। तो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ये होता है, यू कैन फाइंड आउट इसमें 1 2 3 4 5 OH ग्रुप्स है, पॉलीहाइड्रोक्सी है, ठीक। और साथ में इसमें कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, सो इट्स अ पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। एंड एट द सेम टाइम इट कंटेन्स दिस कायरल सेंटर, दिस कायरल सेंटर, दिस कायरल सेंटर, ठीक है। तो इस हाँ, ये कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर और ये कायरल सेंटर इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। सो There are 3 chiral centers. So जब आप इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है। It is an asymmetrical molecule. It is an optically active substance. ठीक है ना। लेकिन इस डेफिनेशन की सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो है जिसका आपको याद रखना है नाम, that is डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक। सो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन ये होता है C डबल बॉन्ड O CH2OH CH2OH, ठीक। ये एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, जिसमें 2 OH ग्रुप्स हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी है, जिसमें कीटोनिक ग्रुप है, सो इट्स अ पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। बट इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होती है, ठीक। सो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि इन कंपाउंड्स में से बताइए, इन कार्बोहाइड्रेट्स में से बताइए कौन सा कार्बोहाइड्रेट ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक। सो रिमेंबर दैट डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन इज द एग्जांपल ऑफ एन ऑप्टिकली इनएक्टिव कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो क्यों है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव? यू कैन फाइंड इट आउट। देखिए इसमें कोई भी कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है। ये कार्बन जो है इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, सो इट कैन नॉट बी कायरल, ठीक। अगर आप इसकी बात करें, इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, 2 3 और 4 ग्रुप्स है, लेकिन 2 हाइड्रोजन, सिमिलर हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है, सो इट इज नॉट एन ऑप्टिकल सेंटर। दिस इज अगेन नॉट एन ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। एट द सेम टाइम अगर आप देखें, अगर आप इसमें यहां पे एक प्लेन डालें तो ये इनको 2 इक्वल हाफ्स में कन्वर्ट कट कर देगा, which are superimposable mirror images of each other, ठीक। So it contains a plane of symmetry. It is not an optically active compound, ठीक। तो कुल मिला के बात ये है, according to the latest definition, carbohydrates are optically active polyhydroxyaldehydes or polyhydroxy ketones, or the compounds which give these upon hydrolysis, या वो compounds जिनकी जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तब जाके वो क्या देते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, ठीक।
with one exception, that is dihydroxyacetone, which is a polyhydroxy ketone but is not optically active. तो चलिए अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में. देयर आर डिफरेंट मेथड्स और डिफरेंट बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच कार्बोहाइड्रेट्स हैव बीन क्लासिफाइड. ठीक, सो सबसे पहला मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन जो है दैट इज बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक, मतलब अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस का मतलब जब हम इनको वाटर में डालते हैं दे ब्रेक डाउन. ठीक है ना, और जब वो ब्रेक हो जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, वो कितने सिंपलेस्ट या कितने सिंपल मॉलिक्यूल्स या कितने सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं अपॉन हाइड्रोलिसिस. ठीक, उसके बेसिस पे वी हैव क्लासिफाइड कार्बोहाइड्रेट्स इनटू 3 कैटेगरीज. ठीक, नंबर 1 they are called as monosaccharides. Monosaccharides. ठीक, number 2 they are oligosaccharides. Oligosaccharides. ठीक, and number 3 polysaccharides. Polysaccharides. ठीक, सो जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को वाटर में डालते हैं, इनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो ब्रेक होने पे वो कितने सिंपलर यूनिट्स देते हैं, उसके बेसिस पे वी हैव क्लासिफाइड द कार्बोहाइड्रेट्स इनटू 3 क्लासेस: मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स. ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं मोनोसैकेराइड्स किनको हम कहते हैं. ठीक, तो मोनोसैकेराइड्स नाम से पता चलता है, मोनो का मतलब होता है एक. ठीक, तो ये मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? These are the simplest hydrocarbons. Carbohydrates. Simplest carbohydrates which cannot be further hydrolyzed. Which cannot be further hydrolyzed. That means मोनोसैकेराइड्स उन कार्बोहाइड्रेट्स को हम बोलते हैं जो खुद ही बहुत ही सिंपल है, जिनकी जब हम हाइड्रोलिसिस करना चाहते हैं तो वो ब्रेक होके और सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स हमें नहीं दे सकते. ठीक है ना, so that means ये सबसे सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड्स है जिनकी फर्दर हाइड्रोलिसिस से हमें कोई दूसरा सिंपलर कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल सकता. ठीक है ना, उनको हम नाम देते हैं मोनोसैकेराइड्स. ठीक है, तो मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं इनका जनरल फॉर्मूला है CH2ON. ठीक, where N can be between 3 to 7. That means number of carbons can be between 3 to 7. ठीक, तो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट जो हमारे होते हैं उनमें मिनिमम कितने कार्बन एटम्स होंगे? 3 कार्बन एटम्स होंगे. ठीक, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल we can have glyceraldehyde. ठीक, ग्लाइसरल्डिहाइड का फॉर्मूला है C3H6O3. ठीक, इट इज लाइक दिस CHOCHOH CH2OH. ठीक, you can find out C3H कितने हैं? 2 + 1 3 4 5 6. C3H6O कितने हैं? 1 2 and 3. So मोनोसैकेराइड्स में एग्जांपल है ग्लाइसरल्डिहाइड. इसी तरीके से you can have glucose, we can have fructose, we can have galactose हो सकता है, बहुत सारे हैं, एरिथ्रोस, थ्रियोस, इसी तरीके से राइबोस, अराबुनोस, जाइलोस, लाइजोस. ठीक, बहुत सारे हमारे पास मोनोसैकेराइड्स होते हैं which are the simplest ones which cannot be further hydrolyzed. ठीक, नेक्स्ट वन ओलिगोसैकेराइड्स. ओलिगोसैकेराइड्स किनको कहते हैं हम? ओलिगोसैकेराइड्स हम उन कार्बोहाइड्रेट्स को बोलते हैं जब हम जिनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, वाटर में डालते हैं, इनको ब्रेक करते हैं, तो ब्रेक होने पे ये 2 से लेकर 10 तक
2 से लेकर 10 तक हमें मोनोसैकेराइड्स दे सकते हैं, ठीक है। सो वी कैन से दैट ओलिगोसैकेराइड्स are those carbohydrates which upon hydrolysis produce 2 to 10 monosaccharides, 2 to 10 monosaccharides, ठीक। जो हमें क्या देते हैं, जब हम इनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये हमें 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट्स देते हैं, ठीक। अब जो ओलिगोसैकेराइड 2 मोनोसैकेराइड्स देगा, ठीक, उसको हम नाम देते हैं डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड मतलब जो क्या देगा, 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स देगा अपॉन हाइड्रोलिसिस। इसी तरीके से जो 3 देगा उसको हम ट्राइसैकेराइड कहेंगे, जो 4 देगा टेट्रासैकेराइड कहेंगे, एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो जो 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट्स हमें देता है उनको हम बोलते हैं नाम, दे आर कॉल्ड एज ओलिगोसैकेराइड्स, ठीक। नाउ अगर हम डाइसैकेराइड्स की बात करें, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस, ठीक। डाइसैकेराइड्स, सो विल रिमेंबर द नेम। डाइसैकेराइड्स में हम नाम याद रखेंगे, वी हैव 3 इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स। नंबर 1 इज सुक्रोज। Sucrose is a disaccharide, you'll remember, sucrose is a disaccharide। और ये किन का डाइसैकेराइड है, जब हम इनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हम देखते हैं it is composed of 1 unit of glucose and 1 unit of fructose, 1 unit of glucose and 1 unit of fructose। तो जब sucrose की हाइड्रोलिसिस होती है ये हमें क्या देगा, ये हमें 1 ग्लूकोज और 1 फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड देगा, ठीक है ना। इसीलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, डाइसैकेराइड, ठीक। Similarly, we have another example, another name, that is maltose। Remember, maltose is again a disaccharide, and maltose upon hydrolysis gives 2 glucose units। maltose हमें क्या देता है, 2 glucose units देता है, ठीक। Number 3 is lactose, ठीक। lactose upon hydrolysis gives 1 unit of glucose plus 1 unit of galactose, ठीक। So you will remember that डाइसैकेराइड्स में हमने सुक्रोज डिफाइन किया, सुक्रोज बना होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, माल्टोज बना होता है 2 ग्लूकोज यूनिट्स का, और लैक्टोज बना होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज का, ठीक। इसी तरीके से ट्राइसैकेराइड्स में हम एक एग्जांपल याद रखेंगे। ट्राइसैकेराइड्स में हमारा एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, यू कैन रिमेंबर, दैट इज कॉल्ड एज रैफिनोज, ठीक। ट्राइसैकेराइड्स में हमारा एग्जांपल होगा रैफिनोज, ठीक। रैफिनोज का फॉर्मूला है C18H32O18 O16 C18H32O16, ठीक। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रैफिनोज। सो जब ये ब्रेक होगा ये हमें कितने यूनिट्स देगा, 3 मोनोसैकेराइड यूनिट्स दे देगा, ठीक है। और लास्ट में हमारा तीसरा जो सब्सटेंस है, तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्लास है, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीसैकेराइड्स, ठीक। तो पॉलीसैकेराइड नाम से ही पता चलता है, जब हम इनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अपॉन हाइड्रोलिसिस दे गिव ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स, ठीक। सो वी कैन डिफाइन पॉलीसैकेराइड्स एज those carbohydrates which upon hydrolysis produce a large number of monosaccharides, ठीक। इनका जनरल फॉर्मूला है C5H10O6 C5H10O5 n times, ठीक। C5H10O5, ठीक। सॉरी C6H10O5 whole n, ठीक है। तो ये हमें क्या देते हैं, they give us a large number of monosaccharide units upon hydrolysis, ठीक। For example, इनमें हम एग्जांपल्स याद रखेंगे। फॉर एग्जांपल वी हैव स्टार्च, ठीक। स्टार्च इज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ पॉलीसैकेराइड यूनिट्स, पॉलीसैकेराइड्स। इसी तरीके से वी कैन हैव ग्लाइकोजन, वी कैन हैव एन एग्जांपल ऑफ सेल्यूलोज,
सो सेल्यूलोज हो, ग्लाइकोजन हो या स्टार्च हो, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। जब इनकी हाइड्रोलिसिस होगी तो ये हमें बहुत सारे मोनोमेरिक यूनिट्स वहां पे दे देंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन जो है कार्बोहाइड्रेट्स का, वी हैव क्लासिफाइड कार्बोहाइड्रेट्स इनटू शुगर्स एंड नॉन शुगर्स, ठीक है। शुगर्स एंड नॉन शुगर्स, ठीक। शुगर्स हम किनको कहते हैं? शुगर्स हम उन कार्बोहाइड्रेट्स को बोलते हैं विच आर नंबर 1 क्रिस्टलीन इन नेचर, which are crystalline in nature, number 2 which are soluble, fairly soluble in water, soluble in water, इसी तरीके से नंबर 3 very important, which are sweet in taste, which are sweet in taste, ठीक। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो एक तो मीठे होते हैं, ठीक है, टेस्ट में, नंबर 2 जो सॉल्युबल होते हैं पानी में, एंड नंबर 3 जो कि क्रिस्टलीन इन नेचर होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज फॉर एग्जांपल, सबको पता है ग्लूकोज इज ए स्वीटर कार्बोहाइड्रेट, इट इज फेयरली सॉल्युबल इन वाटर, सबने पिया होगा ग्लूकोज, ग्लूकोज पानी पिया होगा सबने ऑलमोस्ट, ठीक है। इसी तरीके से सुक्रोज की अगर हम बात करें, सुक्रोज जो कि नॉर्मल लैंग्वेज में हम जिसको चीनी कहते हैं, ठीक है, तो सुक्रोज जो है वो भी फेयरली सॉल्युबल इन वाटर होता है, क्रिस्टल्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है और स्वीट इन टेस्ट होता है, ठीक। सो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो कि स्वीट होते हैं, जो कि क्रिस्टलीन होते हैं और जो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, वी कॉल देम एज शुगर्स, ठीक। तो शुगर्स वाली कैटेगरी में कौन आते हैं? एग्जांपल्स ऑल मोनोसैकेराइड्स, monosaccharides and oligosaccharides, monosaccharides and oligosaccharides, ठीक। ये सभी सब्सटेंसेस शुगर्स कहलाते हैं, ठीक है, शुगर्स कहलाते हैं, ठीक। इसी तरीके से नॉन शुगर्स किनको कहते हैं हम? जो कि एमोर्फस होते हैं, पाउडरी होते हैं, एमोर्फस या वी कैन से पाउडरी इन अपीयरेंस, ठीक, which are less soluble in water, less soluble in water, and number 3 which are tasteless, जिनका कोई भी टेस्ट नहीं होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप स्टार्च ले लें या सेलुलोज ले लें या कोई भी पॉलीसैकेराइड ले लें, ठीक। तो अगर आप देखेंगे स्टार्च आपकी लेबोरेटरीज में अवेलेबल होता है, स्टार्च पाउडर, ठीक, तो वहां पे आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको जैसा आटा लगेगा, ठीक है ना, जैसे आटा होता है बिल्कुल वैसे ही पाउडरी फॉर्म में स्टार्च भी अवेलेबल होता है। अगर आप उसको अपनी टंग पे टेस्ट करने के लिए ले जाएंगे, यू कैन फाइंड आउट कि वो बिल्कुल टेस्ट के बगैर होता है, ठीक है ना। और जब आप उसको डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं वो वाटर में अच्छे तरीके से डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है ना। उसको डिसॉल्व करने के लिए हमें हीट करना पड़ता है वाटर को, तब जाके वो थोड़ा सा क्वांटिटी उसकी डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। सो वो कार्बोहाइड्रेट्स जो टेस्ट लेस होते हैं उनको हम नॉन शुगर्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन मेथड जो है, दे आर कॉल्ड एज रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन मेथड जो है, दैट इज वी हैव क्लासिफाइड कार्बोहाइड्रेट्स इनटू 2 कैटेगरीज, रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, ठीक। इस टॉपिक में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। आपको सिंपली 2-4 कार्बोहाइड्रेट्स दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा इनमें से बताइए रिड्यूसिंग शुगर कौन है या इनमें से बताइए नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन है, ठीक। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स किनको कहते हैं और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स किनको कहते हैं, ठीक। रिड्यूसिंग शुगर्स हम किनको कहते हैं? वी से ऑल दोस कार्बोहाइड्रेट्स, all those carbohydrates which contain aldehydic or ketonic group in hemiacetal, so यहां पे टर्म आ रही है hemiacetal और hemiketal form and which can reduce Tollens reagent, which can reduce Tollens reagent or Fehling solution
फैलिंग्स सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन बिल्कुल आराम से देखने की कोशिश करिए। रेड्यूसिंग शुगर्स हम किनको कहते हैं? उन सारे कार्बोहाइड्रेट्स को। ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्या होता है? एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है या कीटोनिक ग्रुप होता है, ठीक। सो ऑल दोस कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच कंटेन एन एल्डिहाइडिक और ए कीटोनिक ग्रुप बट इन हेमी एसिटल फॉर्म और हेमी कीटल फॉर्म, ठीक है। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? हेमी एसिटल फॉर्म में या हेमी कीटल फॉर्म में, ठीक है ना। और जो क्या कर सकते हैं? जो रिड्यूस कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं किसकी? टॉलरेंस रिएजेंट की, फैलिंग सॉल्यूशन की या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की, ठीक है। तो यहाँ पे दो टर्म्स हमें, तीन चीजें हमें यहाँ पे देखनी है। हेमी एसिटल और हेमी कीटल क्या होता है? रिड्यूस करते हैं किसको? टॉलरेंस रिएजेंट को, फैलिंग सॉल्यूशन को और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को, ठीक। इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहली बात मैं समझाने की कोशिश करूंगा हेमी एसिटल फॉर्म या हेमी कीटल फॉर्म किसको कहते हैं, ठीक है। अगर आप एल्डिहाइड्स की बात करें, ये फॉर एग्जांपल मैं दिखा रहा हूं एक एल्डिहाइड ग्रुप को, दिस इज एन एल्डिहाइड, ठीक। तो एक एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर मैं एक अल्कोहल के साथ करता हूं, ROH, ठीक। एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर किसके साथ करते हैं? ROH के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये OR नेगेटिव यहाँ से बाहर निकलेगा, अल्कोक्साइड आयन, वो किस पे अटैक करेगा? कार्बन पे। क्यों? क्योंकि कार्बन के ऊपर क्या होगी? डेल्टा पॉजिटिव और इसके ऊपर होगी डेल्टा नेगेटिव, ठीक है ना। नाउ जब अल्कोहल के साथ हम एल्डिहाइड की रिएक्शन करते हैं, OR ग्रुप किस पे अटैक करेगा? कार्बन पे। तो ऑब्वियसली कार्बन के 5 बॉन्ड्स बन जाएंगे, तो ये क्या करेगा? एक बॉन्ड ब्रेक करेगा। उसकी वजह से ऑक्सीजन पे क्या आएगी? नेगेटिव चार्ज, और वो नेगेटिव चार्ज इस H को ले लेगा, ठीक। अल्टीमेटली हमारे पास क्या मिल जाएगा? विल बी गेटिंग दिस स्पीशीज C, ये इसका अपना R है, ठीक है। और यहां पे अब क्या लग गया? OR, ठीक। डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया तो सिंगल बॉन्ड, O नेगेटिव बन गया, O नेगेटिव ने इस हाइड्रोजन को ले लिया OH, ठीक। और वहां पे क्या बचा? बस इतना ही, और अपना हाइड्रोजन, और ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है ना। सो इफ यू लुक एट दिस स्पीशीज, असल में ये क्या था? ये एक एल्डिहाइडिक ग्रुप था, इट वाज एन एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो जब आपने एल्डिहाइड की रिएक्शन 1 मोल ऑफ अल्कोहल के साथ कर दी, OR ग्रुप इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर लग गया, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया OH में। सो यू आर लेफ्ट विद दिस थिंग, अब आपके पास ये चीज आ गया, RCOR H and OH, ठीक। इस पूरे कंपाउंड को हम नाम देते हैं हेमी एसिटल, वी कॉल इट एज हेमी एसिटल, ठीक है। सो दैट मींस ये एल्डिहाइडिक ग्रुप हेमी एसिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यहां पे एल्डिहाइडिक ग्रुप के फॉर्म में नहीं है, तो कार्बोनिल कार्बन जो है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो हेमी एसिटल किस फॉर्म कहेंगे? जिसमें कार्बन के ऊपर एक अल्काइल ग्रुप हो, एक अल्कोक्साइड ग्रुप हो, एक हाइड्रोजन हो और एक OH ग्रुप प्रेजेंट हो। बात समझ रहे हो? इसको हम क्या नाम देते हैं? वी कॉल दिस एज हेमी एसिटल। इसी तरीके से अगर यहाँ पे हाइड्रोजन के बजाय क्या होता? R, सो इट वाज कीटोन, ठीक। तो कीटोन के साथ में रिएक्शन करता 1 मोल ऑफ अल्कोहल की, वहां पे क्या हो जाता? सिर्फ H के बजाय R प्रेजेंट होता, ठीक है। सो हेमी कीटल होता ऐसे, हेमी कीटल ऐसे होता, C R और यहां H के बजाय क्या होता? R और यहां पे OH, ठीक। सो दिस इज हेमी कीटल, हेमी कीटल, ठीक है। सो जिस किसी कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइडिक ग्रुप या तो हेमी एसिटल के फॉर्म में प्रेजेंट होगा या हेमी कीटल के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ठीक। और उसके बाद वो क्या करेगा? उसके बाद वो रिड्यूस करेगा, किसको रिड्यूस करेगा? टॉलरेंस रिएजेंट को या फैलिंग सॉल्यूशन को या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को, ठीक है। अब टॉलरेंस रिएजेंट होता क्या है, ठीक है। तो टॉलरेंस रिएजेंट किसको हम कहते हैं? टॉलरेंस रिएजेंट हम बोलते हैं, टॉलरेंस रिएजेंट के लिए हम नाम यूज करते हैं, वी कॉल इट एज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, साथ साथ नोट करते जाइए, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है AgNH3 whole twice OH. This is the formula for ammonical silver nitrate or Tollens reagent, ठीक।
इसी तरीके से अगर हम बात करें फैलिंग्स रिएजेंट की या फैलिंग सॉल्यूशन, फैलिंग सॉल्यूशन क्या होता है? फैलिंग सॉल्यूशन इज अ कॉम्बिनेशन, यू रिमेंबर द वर्ड्स, फैलिंग सॉल्यूशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सब्सटेंसेस, ठीक? एक को हम बोलते हैं फैलिंग ए, दूसरे को बोलते हैं फैलिंग बी, ठीक? फैलिंग ए एंड फैलिंग बी। फैलिंग ए क्या होता है? फैलिंग ए इज सिंपली a copper sulfate solution, aqueous solution of copper sulfate, ठीक? फैलिंग बी क्या होता है? फैलिंग बी is a solution of sodium potassium tartarate, sodium potassium tartarate, sodium potassium tartarate, or we call it as Rochelle salt, Rochelle salt। तो मे भी कभी पूछा जा सकता है रोशेल साल्ट क्या होता है? रोशेल साल्ट इज सोडियम पोटेशियम टार्टारेट, ठीक है? फैलिंग ए इज कॉपर सल्फेट, फैलिंग बी इज सोडियम पोटेशियम टार्टारेट, ठीक? नाउ यू रिमेंबर दैट कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है? इट इज ब्लू इन कलर, यू नो ऑलरेडी, एंड सोडियम पोटेशियम टार्टारेट इज कलरलेस, ठीक? फैलिंग सॉल्यूशन हम किसको कहते हैं? जब हम इक्विमोलर अमाउंट्स इक्वल प्रोपोर्शन में फैलिंग ए और फैलिंग बी को मिक्स करते हैं, ठीक है? लेट्स से मैंने फैलिंग ए का 1 ml लिया और फैलिंग बी का 1 ml लिया, इनको मैंने मिक्स कर दिया, ठीक? सो व्हेन आई मिक्स फैलिंग ए एंड फैलिंग बी, वहां पे एक डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन बन जाता है, डीप ब्लू कलर, ठीक? डीप ब्लू कलर। फैलिंग ए कॉपर सल्फेट था which was blue in color, लेकिन इसके साथ मिक्स करने पे वो क्या बन जाता है? और गहरा ब्लू कलर का बन जाता है, डीप ब्लू कलर, ठीक है ना? दैट इज व्हाट वी कॉल एज द फैलिंग सॉल्यूशन। और फैलिंग सॉल्यूशन की अल्टीमेटली लास्ट में कंपोजिशन क्या होती है? जो कि हमने कॉपर सल्फेट और सोडियम पोटेशियम टार्टारेट को मिक्स किया, ठीक है? कॉपर सल्फेट और सोडियम पोटेशियम टार्टारेट जब मिक्स होते हैं तो इस सोडियम पोटेशियम टार्टारेट से सोडियम आयन और पोटेशियम आयन बाहर निकल जाता है, उसके बदले में कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस इसके साथ कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है ना? सो अल्टीमेटली जो डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन हमें मिलता है, दैट इज बिकॉज ऑफ क्यूप्रिक टार्टारेट, क्यूप्रिक टार्टारेट, क्यूप्रिक टार्टारेट, ठीक? सो डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्यूप्रिक टार्टारेट, ठीक? तो पहले हमने अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट की बात की, फैलिंग सॉल्यूशन की बात की, ठीक है? इसी तरीके से तीसरा हमने बताया बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में क्या होता है? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन इज a blue color solution of cupric citrate या citrate, cupric citrate, citric acid का salt, cupric citrate। cupric citrate क्या होता है? Benedict solution। Failing solution is cupric tartarate and this Tollens reagent is ammonical silver nitrate, ठीक है? तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स, जब हम उन कार्बोहाइड्रेट्स की रिएक्शन करते हैं या तो टॉलन्स रिएजेंट के साथ या फैलिंग सॉल्यूशन के साथ या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ, ये उन सॉल्यूशंस को रिड्यूस कर देता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर मैं एक रिड्यूसिंग शुगर को ले लूं, इसकी रिएक्शन में करवाऊं टॉलन्स रिएजेंट के साथ, टॉलन्स रिएजेंट के साथ, ठीक? तो टॉलन्स रिएजेंट में हमने अभी देखा सिल्वर है, AgNH3 whole twice OH, ठीक? और सिल्वर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ Ag पॉजिटिव। यू कैन फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सिल्वर, दैट इज Ag पॉजिटिव, ठीक है? नाउ असल में जो यहाँ पे काम की चीज है वो Ag पॉजिटिव है, ठीक? तो मैं बताऊंगा अल्टीमेटली टॉलन्स रिएजेंट में हमारे पास क्या चीज प्रेजेंट है? Ag पॉजिटिव, ठीक है? तो जब टॉलन्स रिएजेंट की रिएक्शन इस रिड्यूसिंग शुगर के साथ होगी, व्हाट विल हैपन? वहां पे क्या हो जाएगा? ये रिड्यूसिंग शुगर खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है ना? सो इट विल गिव यू द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स। आई विल नॉट गिव द कंप्लीट रिएक्शन, मैं सिंपली कहूंगा वहां पे बाई प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक? बाई प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है? ये रिड्यूसिंग शुगर खुद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? बाई प्रोडक्ट्स में, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स में। और ये जो हमारा Ag पॉजिटिव है, जो कि किसमें था? टॉलन्स रिएजेंट में, ये Ag पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाता है Ag में, मेटालिक सिल्वर।
ठीक। सो जब Ag पॉजिटिव मेटालिक सिल्वर में कन्वर्ट होगा, यू कैन फाइंड आउट यहाँ पे Ag पॉजिटिव था, यहाँ पे Ag न्यूट्रल है। दैट मींस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन गेन किया है। इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब इसने क्या की, इसकी क्या हुई है, रिडक्शन हुई है, ठीक। सो किसने की इसकी रिडक्शन, इस रिड्यूसिंग शुगर ने, इसीलिए इसको हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। तो जो भी कोई कार्बोहाइड्रेट टॉलरेंस रिएजेंट के Ag पॉजिटिव को रिड्यूस कर देगा टू मेटालिक सिल्वर, और मेटालिक सिल्वर जो है वो उस टेस्ट ट्यूब के साइड्स पे लग जाएगा, ठीक। मेटालिक सिल्वर टेस्ट ट्यूब के साइड्स पे लग जाएगा। एंड यू नो अगर किसी ग्लास के साइड्स पे सिल्वर की कोटिंग हो जाए, ठीक, तो वो किसकी तरह दिखेगा, उसका एक साइड इसका एक साइड जो है वो ओपैक हो जाएगा सिल्वर की कोटिंग से। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वो ग्लास टर्न हो जाएगा इनटू अ मिरर, ठीक है ना। सो वी कैन से दैट ड्यूरिंग दिस रिएक्शन यहां पे क्या हो जाएगा, हमने टॉलरेंस रिएजेंट को लिया जो कि कलरलेस था, रिड्यूसिंग शुगर को लिया जो कि कलरलेस था। हम इस रिएक्शन मिक्सचर को हीट करेंगे, आफ्टर हीटिंग वी फाइंड दैट कि वहां पे टेस्ट ट्यूब के इर्द-गिर्द क्या बन जाएगा, एक सिल्वर का मिरर बन जाएगा, ठीक है ना। तो वहां पे असल में हुआ क्या है, Ag पॉजिटिव हैज बीन कन्वर्टेड टू Ag, it has been reduced to Ag, और ये काम किसने किया, इस शुगर ने। ऐसे शुगर को जो खुद है या तो हेमीएसिटल या हेमीकीटल फॉर्म में होता है और टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है टू मेटालिक सिल्वर, ठीक है ना। उस शुगर को हम, उस कार्बोहाइड्रेट को हम नाम देते हैं क्या, वी कॉल इट एज, हम इसको नाम देते हैं एक रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। इसी तरीके से अगर टॉलरेंस रिएजेंट के बजाय मैंने इस रिड्यूसिंग शुगर की रिएक्शन की फैलिंग सॉल्यूशन के साथ, FS फैलिंग सॉल्यूशन, फैलिंग सॉल्यूशन में क्या होता है, क्यूप्रिक टार्टारेट, क्यूप्रिक टार्टारेट मतलब हमारे पास Cu2 पॉजिटिव आयंस होते हैं, ठीक है। तो जब ये रिएक्शन करेंगे हमारा शुगर कन्वर्ट हो जाएगा बाय प्रोडक्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स में, प्लस इस Cu2 पॉजिटिव का क्यूप्रिक आयन का क्या हो जाता है, एक क्यूप्रस आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। Cu2 पॉजिटिव गेट्स कन्वर्टेड टू Cu पॉजिटिव, ठीक है। Cu2 पॉजिटिव का कलर होता है ब्लू, ठीक है। क्यूप्रिक टार्टारेट आयंस, क्यूप्रिक टार्टारेट में क्यूप्रिक आयंस की वजह से कलर ब्लू था, और यहाँ पे ये ब्लू कलर सब्सटेंस किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉपर पॉजिटिव में। और कॉपर पॉजिटिव आयंस का कलर जो होता है इट इज ब्रिक रेड, ब्रिक रेड कलर, ठीक है। दैट मींस यू विल सी अ ट्रांजिशन फ्रॉम ब्लू कलर टू ब्रिक रेड कलर, ठीक है ना। सो अगर ब्लू कलर से ब्रिक रेड कलर बन रहा है दैट मींस कॉपर 2 पॉजिटिव रिड्यूस हो रहा है टू कॉपर पॉजिटिव, और ये कौन कर रहा है, शुगर कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट कर रहा है। ऐसे शुगर्स को, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम नाम देते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स, ठीक है ना। इसी तरीके से फैलिंग सॉल्यूशन के बजाय मैंने क्या लिया, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में क्या होता है, क्यूप्रिक साइट्रेट, वहां पे भी क्यूप्रिक आयंस होते हैं, उसका सॉल्यूशन कलर भी क्या होता है, ब्लू, और वहां पे भी ब्लू कलर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट में, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्यूप्रस आयंस, ठीक। सो Ag positive is reduced to Ag, Cu2 positive is reduced to Cu positive by reducing sugars, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये हुई कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे होते हैं जब हम उनकी रिएक्शन टॉलरेंस रिएजेंट के साथ करते हैं तो वो टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस करते हैं टू मेटालिक सिल्वर, फैलिंग सॉल्यूशन के साथ करते हैं वो ब्लू कलर्ड फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करते हैं टू ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रस आयंस। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ करते हैं तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को भी रिड्यूस करते हैं टू क्यूप्रस आयंस। क्लियर है बात। उन सब्सटेंसेस को हम नाम देते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स, ठीक। अब रिड्यूसिंग शुगर्स कौन कौन है, सभी मोनोसैकेराइड्स और सभी डाइसैकेराइड्स, all the monosaccharides and all the disaccharides except sucrose, ठीक। so very important point here is सभी monosaccharides, ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो, गैलेक्टोज हो, एरिथ्रोज हो, सभी जो होते हैं दे आर ऑल रिड्यूसिंग। इसी तरीके से सभी डाइसैकेराइड्स, लैक्टोज हो, माल्टोज हो, एक्सेप्ट सक्रोज। सो मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स एक्सेप्ट व्हाट, एक्सेप्ट सक्रोज। Sucrose is a non-reducing sugar. Sucrose is a non-reducing sugar. ठीक है, सुक्रोज क्या होता है, non-reducing sugar होता है। आने वाले डिस्कशन में हम जब सुक्रोज का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों होता है, ठीक। फिलहाल मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि सुक्रोज के अंदर हेमी एसिटल लिंकेज के बजाय एसिटल लिंकेज प्रेजेंट होता है, इसलिए वो एक्ट करता है एज रिड्यूसिंग शुगर। सो अल्टीमेटली आई कैन से रिड्यूसिंग होने के लिए कंडीशन क्या है, हमारा कार्बोहाइड्रेट जो है उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए हेमी एसिटल के फॉर्म में, या कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए हेमी कीटल के फॉर्म में।
ठीक। अगर एसिटल या कीटल के फॉर्म में है तो वो नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, ठीक। एग्जांपल्स क्या है रिड्यूसिंग शुगर्स के? सभी मोनोसैकेराइड्स और सभी डाइसैकेराइड्स एक्सेप्ट सुक्रोज। सुक्रोज के बगैर बाकी जितने भी मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स है वो सभी दे आर ऑल रिड्यूसिंग शुगर्स, ठीक। नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स किनको कहेंगे हम? नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स सिंपली वो वाले शुगर्स है जो हम जब टॉलरेंस रिएजेंट के साथ डालते हैं या बेनेडिक्ट्स रिएजेंट के साथ डालते हैं या फैलिंग्स रिएजेंट के साथ डालते हैं वो उनको रिड्यूस नहीं कर पाते हैं, ठीक। उसमें एग्जांपल्स क्या है? सभी पॉलीसैकेराइड्स और सुक्रोज। सभी पॉलीसैकेराइड्स और सुक्रोज जो होता है दे आर ऑल नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, ठीक है। क्लियर है बात? ठीक। सो हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, दैट इज मोनोसैकेराइड्स। तो अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स के बारे में, ठीक। मोनोसैकेराइड्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरीज। नंबर वन इज कॉल्ड एज एल्डोसिस एंड नंबर सेकंड इज कॉल्ड एज कीटोसिस। So monosaccharides हमने समझ लिया, monosaccharides किनको हम कहते हैं। Now monosaccharides are of two types, they can be either aldoses or they can be of type ketosis, ठीक है। बहुत ही सिंपल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन है, जो कि हमने बताया था पहले ही, कार्बोहाइड्रेट्स में या तो एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है या कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक। ऐसे मोनोसैकेराइड्स जिनमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है उनको हम एल्डोसिस का नाम देते हैं, और वो मोनोसैकेराइड्स जिनमें कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है उनको हम कीटोसिस का नाम देते हैं, ठीक है। नाउ aldoses and ketosis, they have been further classified into different classes depending upon the number of carbon atoms they contain, ठीक है। So aldoses हमने समझ लिया, इनमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा? समूह में CHO ग्रुप प्रेजेंट होगा, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक। अब एल्डोसिस में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है उसके बेसिस पे हमने इनको क्लासिफाई किया है इनटू डिफरेंट क्लासेस, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल सबसे पहला जो सिंपलेस्ट एल्डोस है, इनफैक्ट जो सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड्स है, दे आर कॉल्ड एज एल्डोट्रायोसिस। एल्डो नाम रिप्रेजेंट करेगा इनमें एल्डिहाइड है, और ट्रायोस का मतलब है कि इसमें कितने कार्बन एटम्स है? 3 कार्बन एटम्स, ठीक। सो एल्डोट्रायोसिस बोलते हैं हम उनको जिनमें 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। मिसाल के तौर पर वी हैव ग्लाइसिल एल्डिहाइड, ग्लाइसिल एल्डिहाइड, ठीक। So you'll remember that glyceraldehyde is a monosaccharide, an aldose monosaccharide, and it is a triose, means it contains 3 carbon atoms, ठीक। इसी तरीके से नंबर सेकंड we have aldotetrose। अब आप खुद बोल सकते हैं aldotetrose का मतलब जिसमें 4 कार्बन एटम्स होंगे, ठीक। इसमें 2 एग्जांपल्स हम याद रखेंगे। नंबर 1 इज एरिथ्रोस and threose, erythros and threose, ठीक। so erythros and threose are aldotetroses, ठीक। इसी तरीके से we can have aldopentoses, aldopentose, we can have aldohexose, we can have aldohaptose and so on, ठीक। so aldopentoses मतलब जिनमें 5 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक। so you'll remember the name, one is राइबोस, सुना होगा आपने नाम, राइबोस शुगर, ठीक। राइबोस, वी हैव अरेबिनोस, राइबोस, अरेबिनोस। सिमिलरली वी हैव xylose and lysose। Ribose, arabinose, xylose, lysose. These are the examples of aldopentoses, ठीक। And aldohexoses, aldohexoses में आता है हमारे पास allose, maltose, then we have glucose, mannose, ठीक। We have gulose, we have iodose, we have galactose, we have talose, ठीक। allose, maltose, glucose, mannose, gulose, iodose, galactose, talose, ठीक। These are the examples of aldohexoses. All of these examples mentioned here in this
section, they are all containing aldehyde groups. Due to the difference in the number of carbon atoms, they have been named as trioses, tetroses, pentoses and hexoses. ठीक, इसी तरीके से अगर हम कीटोसिस की बात करें, कीटोसिस किनको कहेंगे? जिनमें कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जिस तरीके से हमने इनको क्लासिफाई किया इनटू ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस एंड हेक्सोस, सिमिलरली कीटोसिस कैन बी कीटोट्रायोस, वी कैन हैव कीटोट्रायोस। So you can yourself now understand कीटोट्रायोस का मतलब क्या है। इसमें एक तो कीटोनिक ग्रुप है और 3 कार्बन एटम्स है, ठीक। We can have a कीटोटेट्रोस, कीटोटेट्रोस, we can have a कीटोपेंटोस, we can have a कीटोहेक्सोस, कीटोहेक्सोस, ठीक। So कीटोट्रायोस means जिसमें 3 कार्बन एटम्स है और कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल वी हैव डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, हमने ऑलरेडी इसके बारे में बात की थी, हमने बताया था दिस इज हाइड्रोक्सी एसीटोन, दिस इज एन ऑप्टिकली इनएक्टिव कार्बोहाइड्रेट, ठीक। इसी तरीके से कीटोटेट्रोस, देखिए यहां पे एल्डोटेट्रोस में हमने क्या नाम दिया? एरिथ्रोस एंड थ्रियोस, ठीक। तो यहां पे नाम आप याद रखेंगे कीटोटेट्रोस में एरिथ्राइलोस, 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 एरिथ्राइलोस इज ए कीटोटेट्रोस। इसी तरीके से एल्डोपेंटोसिस में हमने क्या नाम दिया? राइबोस, एरागोनोस, जाइलोस, लाइसोस, ठीक। वी हैव एन एग्जांपल कीटोपेंटोस में वी हैव ज़ाइल्यूलोस, ज़ाइल्यूलोस, ठीक, एंड राइबुलोस, राइबुलोस, ज़ाइल्यूलोस एंड राइबुलोस, ठीक। इसी तरीके से कीटोहेक्सोसिस में यू रिमेंबर ग्लूकोज का अपोजिट कीटो वाला जो काउंटर पार्ट है दैट इज फ्रक्टोज, ठीक। इसी तरीके से वी हैव सोर्बोस, सोर्बोस, वी कैन हैव टैगेटोस, etc. Okay, so these are some examples of ketosis and these are some examples of aldosis. Fine, ठीक है। Now we'll move to the actual topic, the most important topic, that is we'll be discussing, हम इनमें से पूरे इस पूरे जो हमने क्लासिफिकेशन दी, इनमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है that is glucose, ठीक। तो हम ग्लूकोज के बारे में अब बात करेंगे, we'll be discussing the method of preparation of glucose, हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और ग्लूकोज की रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, ठीक।